हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। आज मैं वापस से स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स को, और ये हमारी फर्स्ट चैप्टर चल रही है और फर्स्ट चैप्टर की आज थर्ड लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं कि पिछले 2 क्लासेस में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इस चैप्टर में जो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वो क्या है, टैक्स की मीनिंग क्या होती है। टैक्स एक कंपलसरी लेवी है जो गवर्नमेंट हम पर इंपोज करती है। टैक्स 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट किसी पर्सन से डायरेक्टली चार्ज करती है, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कोई ऐसा टैक्स जो किसी गुड्स या सर्विस के माध्यम से चार्ज किया जाता है, डायरेक्टली किसी पर्सन से चार्ज नहीं किया जाता, इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल क्या है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, ये सारी चीजें। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 265 से गवर्नमेंट को राइट मिलता है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है एज पर लॉ। इनकम की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। इनकम के 2 पार्ट्स मैंने बताए थे एज पर आईटी एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, वो है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। मैंने आपको बताया था कि हमारे किसी भी तरीके के इनकम को गवर्नमेंट 5 हेड्स में क्लासिफाई करती है, और इन 5 हेड्स के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और इन 5 हेड्स में से जब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस कर देते हैं तो फिर जो फाइनल इनकम आती है इसे बोलते हैं टोटल इनकम। ये सारी बातें हमने लेक्चर 1 में करी थी। इसके बाद इनकम के कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए थे। इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनकम कैश या काइंड में हो सकता है, इनकम किसी टेम्पररी या परमानेंट सोर्स से आप अर्न कर सकते हो। एम्बेजल्ड मनी को भी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्सेबल किया जाता है। कैपिटल रिसीट जो है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाई जाती, ये नॉन टैक्सेबल होती है। लॉस को हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नेगेटिव इनकम बोलते हैं। और कंटिंजेंट इनकम जो होती है, यानी कि जो प्रोबेबल इनकम है जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है, ये टैक्सेबल नहीं होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पूरे साल की एनुअल टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो आपको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ता है सरचार्ज के नाम पे। और अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपके पूरे साल की टोटल एनुअल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, यानी कि एट 5 लाख और बिलो 5 लाख, तो आपको गवर्नमेंट एक स्पेशल छूट देती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A के नाम पे। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बता दी थी। ये था हमारा फर्स्ट क्लास। फिर इसके बाद हमने जो सेकंड क्लास किया था, यानी कि जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं इसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके जस्ट बाद वाले साल जिस साल इनकम की कैलकुलेशन होती है और टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स की होती है, जबकि प्रीवियस ईयर कभी कभी 12 मंथ से कम की भी हो सकती है। नॉर्मली ऐसा कब होता है, जब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है मिड ऑफ द ईयर में, तब। इसके अलावा एसएससी, एसएससी का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स या कोई अदर अमाउंट पे करने की लायबिलिटी रखता है। आप सिंपल में समझ सकते हो, एसएससी का मतलब एज ए टैक्स पेयर। ठीक है। असेसमेंट का मतलब होता है कि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर इनकम कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो अलग है। तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हम लोग इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको बताए थे। 5 ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर
असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि प्रीवियस ईयर में ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स डिमांड करेगी। वो 5 केसेस कौन से हैं यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, income of bodies found for short duration, income of a person who is likely to transfer his properties, income of a discontinued business। ये 5 केसेस में प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगाई जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो पर्सन होते हैं वो टोटल 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। यानी कि ये जो वर्ड है पर्सन, इसके मतलब 7 तरह के पर्सन हो सकते हैं। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है HUF, तीसरा कंपनी, फोर्थ है फर्म, इसके बाद AOP, BOI यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। इनके मीनिंग और एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में कर दिए थे, तो इसलिए अभी मैं ज्यादा डिटेल में इसे वापस से नहीं पढ़ा रहा हूं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है ऊपर दिए गए किसी भी पर्सन का ग्रुप। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में किसी भी तरीके के पर्सन आ सकते हैं, चाहे कंपनी, चाहे फर्म या AOP, BOI, कुछ भी, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ऊपर दिए गए 7 में से किसी भी पर्सन का जो एसोसिएशन होगा। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स की ग्रुप आती है, मतलब इंडिविजुअल्स ही आपस में एसोसिएट करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, हम लोग जो भी इनकम अर्न करते हैं, चाहे किसी भी सोर्स से अर्न करें, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारे सारे इनकम को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, 5 हेड्स में बांटा जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब ये वो सारे कैटेगरीज है जहां पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारे इनकम को क्लासिफाई किया जाता है। और टोटल 5 हेड्स बनाए गए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये था जो हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था। आज हम लोग इसके बाद से स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। ध्यान से सुनिएगा, पिछले 2 क्लासेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा, आज ठीक से उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। आप एक चीज समझिए, सोर्सेज का मतलब क्या होता है। सोर्सेज का मतलब होता है आपकी इनकम के स्रोत क्या है, मतलब आप इनकम कहां से अर्न कर रहे हो, किस जरिए से अर्न कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करके आप कमाई कर रहे हो। तो इनकम करने के जो सोर्सेज होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। कोई जॉब करके इनकम अर्न कर रहा है, कोई बिजनेस करके इनकम अर्न कर रहा है, कोई किसी अदर एक्टिविटी से जैसे कमीशन अर्न कर रहा है ना। तो इनकम अर्न करने के तो कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, है कि नहीं। कोई KBC में चला गया, वहां से उसे प्राइज मनी मिल गया, कोई जाकर किसी लॉटरी में वो कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, वहां से उसे कोई इनकम हो गया, किसी ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, वहां से उसे इंटरेस्ट मिल गया, किसी ने स्टॉक मार्केट में किसी शेयर या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से उसे डिविडेंड मिल गया। देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ योर इनकम। इनकम के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब वो सारे रास्ते जहां से आप इनकम कमाते हो, ठीक है। तो सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। हेड्स का मतलब होता है कैटेगरीज। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आप कितने भी सोर्सेज से इनकम अर्न करो, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपके सारे इनकम को 5 कैटेगरीज में ही क्लासिफाई करती है। यानी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 5 मेजर हेड्स बनाए गए हैं, 5 मेजर हेड्स बनाए गए हैं। ये क्या है, ये 5 मेजर कैटेगरीज है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोविजन के हिसाब से कोई भी इनकम कोई भी पर्सन किसी भी सोर्स से अर्न करता है, उसे अल्टीमेटली 5 में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाता है। ये 5 कैटेगरीज क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 जो कैटेगरीज है ना, इन्हीं 5 कैटेगरीज में आपके सारे इनकम को क्लासिफाई किया जाएगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इन्हीं 5 कैटेगरीज को हम लोग नाम देते हैं हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है स्क्रीन पे, हेड्स ऑफ इनकम में देखिए लिखा हुआ है देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम।
क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सिर्फ 5 ही कैटेगरीज बताई गई है, सिर्फ 5 ही हेड्स बताए गए हैं, तो इसलिए हेड्स ऑफ इनकम कितने हो सकते हैं? सिर्फ 5 ही हो सकते हैं। देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। जबकि देखिए सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या लिखा गया है? देयर कैन बी मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम के सोर्सेज कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हेड सिर्फ 5 ही हो सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा गया है? हेड्स ऑफ इनकम आर दी कैटेगरीज। आप देख रहे हो, चलिए मैं अंडरलाइन करता हूं। हेड्स ऑफ इनकम आर दी कैटेगरीज, यानी कि हेड्स ऑफ इनकम एक्चुअली में क्या है? ये 5 वो डिफरेंट कैटेगरीज है जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में दिए गए हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम क्या है? ये कैटेगरीज है। जबकि सोर्सेस ऑफ इनकम का मतलब क्या है? सोर्सेज ऑफ इनकम आर दी डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब किस किस सोर्स से आप कमा रहे हो, वो सारे कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए सोर्सेस ऑफ इनकम मेनी हो सकते हैं और यहां पर हेड सिर्फ 5 हो सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है? हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है? हेड्स ऑफ इनकम सिर्फ 5 होंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नीचे मैंने ब्लू कलर से इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में मैंने लिखा है, देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर दी सेम हेड ऑफ इनकम। आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा ना हैशटैग करके, हैशटैग बोलते हैं ना आप लोग इसको, तो ये हैशटैग करके जो मैंने लिखा है, बताइए इसका मतलब क्या है? देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेम हेड के अंदर कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लूंगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेड्स होते हैं, हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, वो कितने होते हैं? हेड्स ऑफ इनकम होते हैं 5। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं? 5। एक है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग पीजीपीपी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स हो सकते हैं। इनकम के कितने हेड्स हो सकते हैं? सिर्फ ये 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए हाउस, अच्छा इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको डिटेल में बताया था कि ये सारे हेड्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन से इनकम आते हैं? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं रेंटल इनकम। क्या आते हैं? रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। यानी आपके पास मान लीजिए कोई मकान है और आपने उसे किराए पे लगा रखा है, आपने उसे लेट आउट करके रखा हुआ है, तो उस लेट आउट प्रॉपर्टी से जो आप रेंटल इनकम अर्न करते हो, उस रेंटल इनकम को कहां पर टैक्स किया जाता है? अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? इस हेडिंग में आप रेंटल इनकम को टैक्सेबल करते हो। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके पास ना 4 मकान है। आपके पास कितने मकान है? 4 मकान। ऐसा हो सकता है क्या आपके पास 4 मकान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अरे एक एक पर्सन के पास 10-10 मकानें होती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक पर्सन के पास एक ही मकान होगा, ये तो आपके ऊपर है ना। कोई पर्सन है काफी अमीर है भाई, काफी उनके पास प्रॉपर्टीज है, अच्छा खासा उनका इनकम है, तो उनके पास कई सारे मकान हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास टोटल 4 हाउस प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आपके पास टोटल कितने हाउस प्रॉपर्टीज है? 4। मैं नाम दे देता हूं H1, H2, H3 एंड H4। आपके पास ये टोटल 4 हाउस प्रॉपर्टीज है, जिसमें से ये जो H1 है ना, ये इसमें आप खुद रहते हो। ठीक है, इसमें आप खुद ही रहते हो, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के 3 हाउस प्रॉपर्टीज है, आपने क्या किया? इनको लेट आउट कर दिया। क्या किया आपने? इनको लेट आउट कर दिया, भाड़े पे लगा दिया। तो आपको क्या हो रही है? ये तीनों प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। मान लीजिए H2 से आपको कितना रेंट आता है? H2 से आपको रेंट आता है, एक मिनट,
चलिए मान लेते हैं आपने सिर्फ दो प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, ठीक है, H2 और H3, आपने इस दो प्रॉपर्टी को लेट आउट किया। H2 को आपने लेट आउट किया 5,000 रुपीज पर मंथ के रेंट पे, और H3 को आपने लेट आउट किया 12,000 रुपीज पर मंथ के रेंट पे, है कि नहीं। और H4 जो है ये मान लीजिए ये क्या है, ये अभी वैसे पड़ा हुआ है, खाली है, ठीक है, वेकेंट, ठीक है, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस आप लॉक करके रखते हो, एक केयरटेकर है वो उसकी बस साफ सफाई करता है मकान की, और इसमें ना आप खुद रहते हो ना आपने इसे भाड़े पे लगाया है, ठीक है। तो आपके पास चार प्रॉपर्टीज है जिनमें से आपने दो प्रॉपर्टीज को भाड़े पे लगा दिया, लेट आउट कर दिया, H2 एंड H4, दोनों मिलाकर आपको महीने के 17,000 रुपीज रेंट आते हैं, है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए आपके सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हो गए, रेंटल इनकम के सोर्सेज कितने हो गए, आपके रेंटल इनकम के सोर्सेज हो गए दो, एक H2 और H3। ये जो H2 प्रॉपर्टी है और ये जो H3 प्रॉपर्टी है, ये दोनों आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है H2, वहां से भी आपको रेंट आ रहा है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है H3, वहां से भी आपको रेंट आ रहा है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं। ये दोनों से ही आप कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे हो, ये दोनों आपके लिए क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है। लेकिन आपको पता है इन दोनों प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आप अर्न करोगे, जो भी रेंट आप पाओगे, उनको टैक्सेबल सेम हेड में किया जाएगा। कौन से हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में, है ना, क्योंकि भले ही प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग है, H2 और H3 प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम भी अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम नेचर के हैं, और इसलिए दोनों को सेम कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा, सेम हेडिंग के अंदर उसकी टैक्स लगेगी। समझ में आ रहा है। तो H2 से जो रेंट आ रहा है, H3 से जो रेंट आ रहा है, ये दोनों दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, पर इनका नेचर सेम है, और इसलिए इन्हें टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द सेम हेड विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास दो बिजनेस है, आपके पास दो बिजनेस है, आप दो बिजनेस चलाते हो, एक मान लेते हैं बिजनेस 1 और एक है बिजनेस 2। बिजनेस 1 से आपकी जो इनकम होती है वो होती है 50,000 रुपीज पर मंथ, और बिजनेस 2 से जो आपकी इनकम होती है वो होती है 75,000 रुपीज पर मंथ। तो आपके दो बिजनेसेस हैं और दोनों से कितनी इनकम होती है, बिजनेस 1 से आपके 50,000 रुपए महीने की इनकम होती है, और बिजनेस 2 से आपके 75,000 रुपीज पर मंथ की इनकम होती है। तो टोटल मिलाकर आपके बिजनेस से कितने इनकम होते हैं, 1,25,000 पर मंथ। आप बिजनेस से टोटल कितना कमाते हो, 1,25,000 पर मंथ, ठीक है। तो बिजनेस 1 जो हमारा है, यहां से जो इनकम आ रही है ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। बिजनेस 2 जो हमारा है, वहां से जो इनकम आ रही है ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो बिजनेस 1 और बिजनेस 2 ये दोनों ही हमारे लिए क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, लेकिन इन दोनों का नेचर सेम है। बिजनेस 1 से जो इनकम आ रही है और बिजनेस 2 से जो इनकम आ रही है, आखिर ये दोनों है क्या, बिजनेस इनकम ही तो है, और क्योंकि इनका नेचर सेम है तो इन दोनों के ऊपर टैक्स हम लोग लगाएंगे कौन से हेड में, अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये दोनों सोर्सेज अलग अलग है, पर इनकी टैक्स लगाई जाएगी सेम हेड के अंदर। समझ में आ रहा है। तो यही बोला गया था कि कई बार ऐसा होता है कि आप इनकम तो अर्न कर रहे हो अलग अलग सोर्सेज से, पर उनकी टैक्सेबिलिटी जो है वो सेम हेड में हो रही है। क्यों, क्योंकि उनका नेचर सेम है। समझ में आया। अब आप वापस से इस पॉइंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, यानी कि सेम हेड के अंदर भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ नए टॉपिक्स अब हम लोग देखते हैं, और ये है अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि अर्नड इनकम क्या है, अनअर्नड इनकम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, अर्नड इनकम का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है।
अर्नड इनकम का मतलब कोई भी ऐसा इनकम जिसके लिए आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, कोई पर्सनल फिजिकल लेबर आपको देना पड़ता है। ये फिजिकल लेबर या मेंटल लेबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर आपको शारीरिक या मानसिक रूप से कोई काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और तब जाके आप इनकम अर्न करते हो, तो इसे बोलते हैं अर्नड इनकम। क्या बोलते हैं? अर्नड इनकम। एक बार पढ़ते हैं जरा, नोट से देखिए क्या लिखा है। इनकम अर्नड बाय एक्सरसाइज ऑफ, क्या लिखा हुआ है? इनकम अर्नड बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल लेबर और मेरिट। पर्सनल लेबर और मेरिट के वजह से आप जो भी इनकम अर्न करते हो, सच इनकम आर कॉल्ड अर्नड इनकम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्नड इनकम। फिर बोला जा रहा है सच इनकम्स आर जनरली चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। बोला जा रहा है इस तरीके के जो अर्नड इनकम होते हैं ना, नॉर्मली ये सारे अर्नड इनकम जो हम लोग हमारे मेहनत से, हम लोग अपने मेरिट या फिजिकल लेबर से हम लोग अर्न करते हैं, ऐसे जो इनकम होते हैं अर्नड इनकम, ये नॉर्मली कौन से हेड में टैक्सेबल किए जाते हैं? ये 3 हेड में टैक्सेबल किए जाते हैं, या तो ये सैलरी, या तो ये पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर अदर सोर्सेज। इन तीनों में से किसी हेड के अंदर जनरली इन्हें टैक्सेबल किया जाता है। क्योंकि देखिए जब आप जॉब करते हो, सैलरी आप पाते हो, तो ये सैलरी पाने के लिए आपको काम करना पड़ता है ना, तभी आपको सैलरी मिलती है। आप जब जॉब करते हो इसका मतलब यू विल हैव टू वर्क अंडर योर एम्प्लॉयर, है ना। तो जब आप काम करोगे, आप एफर्ट दोगे, तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी आपको कब मिलता है? आपके पर्सनल लेबर और मेरिट के वजह से। इसी तरीके से बिजनेस या प्रोफेशन में भी आपको काम करना पड़ता है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है एज पर द नेचर ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तब जाके आपकी इनकम होती है। तो यहां पर भी आपको पर्सनल लेबर और मेरिट की जरूरत पड़ती है। अदर सोर्सेज में भी आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है कई बार, जैसे कि मान लीजिए आप किसी क्विज शो में गए, है ना, जैसे केबीसी, आप केबीसी में गए, वहां पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपने क्या किया? आपने एक एक करके अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने नॉलेज के बेसिस पे आपने उन सभी का आंसर दिया और फाइनली आप वहां पर प्राइज जीत कर आते हो। तो ये जो प्राइज मनी आपको मिला, इसके लिए भी तो आपकी फिजिकल लेबर या मेरिट लगी, है ना। तो इस तरह के जो इनकम होते हैं ना, जो आप अपने मेहनत से परिश्रम करके फिजिकल या मेंटल लेबर के बेसिस पे आप जो कमाते हो, इसे बोलते हैं अर्नड इनकम। नॉर्मली ये कहां टैक्सेबल की जाती है? अंडर द हेड सैलरी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। इसी तरीके से अनअर्न्ड इनकम क्या है भाई? अगर आपने अर्नड इनकम समझ लिया तो अनअर्न्ड इनकम भी आप आसानी से समझ लोगे। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है? देखो, इनकम विच अक्रूज टू अ पर्सन विथ एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन ऑफ, विथ नहीं होगा ये, सॉरी, आप इसे एडिट कर लो, ये विदाउट होगा, ठीक है, विदाउट। मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। विदाउट, ठीक है। इनकम विच अक्रूज, अक्रूज तो आपने सुना होगा ना अकाउंट्स में, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अक्रू, अक्रू का मतलब जो आप अर्न करते हो, आप जिसके ऊपर आपकी राइट क्रिएट हो जाती है, अक्रूवल, है ना, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था। तो कोई भी इनकम जो आपके ऊपर अक्रू होती है, मतलब जो आप अर्न करते हो, कैसे? विदाउट एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन ऑफ हिज पर्सनल लेबर और मेरिट, यानी कि किसी पर्सनल लेबर या मेरिट के एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन के बगैर आप जो इनकम अर्न करते हो, इसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। तो यहां पर मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है? इनकम विच अक्रूज टू अ पर्सन विदाउट एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लेबर और मेरिट। सच इनकम्स आर जनरली चार्जेबल अंडर द हेड। इस तरह के इनकम नॉर्मली कहां चार्ज किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, कहां चार्ज किए जाते हैं? या तो हाउस प्रॉपर्टी में, या तो कैपिटल गेन में, या तो समटाइम्स अदर सोर्सेज में। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपने एक मकान बनवाया या खरीदा और फिर उसे भाड़े पे चढ़ा दिया। अब आपने उसे लेट आउट कर दिया है, तो आपको हर महीने वहां से क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। तो आप जो ये रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, इसके लिए आपको एज सच कोई पर्सनल लेबर या कोई उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो यहां पर आपका जो पर्सनल लेबर या मेरिट है, इसकी एप्लीकेशन एक्सप्लिसिटली नहीं हो रही है। तो इसलिए जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, ये अनअर्न्ड इनकम के कैटेगरी में टैक्सेबल
किया जाता है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के हेडिंग में। इसी तरीके से कैपिटल गेन का मतलब होता है आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो, तो आप अपने किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी को बेचकर आपको जो फायदे हो रहे हैं, जो इनकम हो रहा है, ये भी कोई एज सच इनकम नहीं है जिसके लिए आपको कोई पर्सनल लेबर या मेरिट की जरूरत है। तो इस तरीके के जो इनकम होते हैं ना, जहां पर्सनल मेरिट या पर्सनल लेबर की बहुत ज्यादा एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस तरह के इनकम को हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। इसकी टैक्सेबिलिटी नॉर्मली होती है हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, या फिर कभी कभी अदर सोर्सेज में भी। आप बोलोगे सर अदर सोर्सेज में कैसे? जैसे कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसके शेयर या सिक्योरिटी में, और वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है। अब बताइए, डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, इस इनकम को अर्न करने के लिए क्या आपको कोई फिजिकल लेबर या कोई पर्सनल लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ी? आपको इसके पीछे कोई दिमाग लगाना पड़ा? बिल्कुल नहीं। आपने इन्वेस्ट किया, आपको उसके बदले में डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड इनकम भी एक ऐसा इनकम है जिसके पीछे आपको कोई पर्सनल एफर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी अनअर्न्ड इनकम है। और ये डिविडेंड इनकम हम लोग कहां टैक्सेबल करते हैं? अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्न्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम के बारे में, इसके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो डिफरेंस आप खुद से भी बना सकते हो, 1-2 पॉइंट का छोटा सा क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का। ठीक है, समझ आ गया अर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब है, और ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको खास ध्यान रखना है। अब जो मैं कुछ आपको टर्म्स बताने वाला हूं, इसके ऊपर 1 मार्क या 2 मार्क के छोटे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, या फिर शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आता है, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में भी आता है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है। आपको कई तरीके से इन टॉपिक्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं ना, जो जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं, जिसे हम लोग एसएससी बोलते हैं, इन्हें बहुत सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे एग्जाम्पशन और डिडक्शंस क्या होते हैं? आप फिलहाल इसे समझ लीजिए टैक्स बेनिफिट्स। ये बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, जिस तरीके से सरकार हमसे टैक्स वसूल करती है ना, हमारे इनकम के ऊपर हमसे टैक्स लगाती है, इसी तरीके से गवर्नमेंट हमें टैक्स की छूट भी देती है, गवर्नमेंट हमें टैक्स एडवांटेज, टैक्स बेनिफिट भी देती है, टैक्स रिलीफ भी देती है। और बहुत सारे टैक्स रिलीफ होते हैं जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पेयर को दिए जाते हैं, और इन्हें हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस या टैक्स रिलीफ। समझ में आ रहा है? तो एग्जेम्पशन, एक यहां पर जो ये वर्ड है आप देख रहे हो, यहां पर एक टर्म आपको सुनने को मिलेगा एग्जेम्पशन। ये जो वर्ड है एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री, यानी कि जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, जो नॉन टैक्सेबल होता है, नॉन टैक्सेबल, है ना, जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जो नॉन टैक्सेबल इनकम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, यानी कि ये टैक्स फ्री इनकम है। ठीक है, तो एग्जेम्पशन का मतलब होता है टैक्स में जो छूट दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और यहां पर टर्म देखोगे, टैक्स डिडक्शन। ये क्या है? ये भी एक तरह की टैक्स की छूट है। डिडक्शन का मतलब आपने जो भी इनकम कमाया, अगर उस इनकम को आप किसी स्पेसिफिक सोर्सेज में इन्वेस्ट करते हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे प्रेस्क्राइब्ड प्लेसेस में आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसके लिए सरकार आपको क्या करती है? आपके इनकम को डिडक्ट कर देती है, आपके इनकम को कम कर देती है। तो इससे भी आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जब आपके इनकम को कम कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आपके टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिडक्शन। तो ये सारे आखिर है क्या? ये एग्जेम्पशंस, ये जो डिडक्शंस, ये सारे क्या है? ये सारे टैक्स बेनिफिट्स है। ये सारे क्या है? ये सारे एक तरीके के टैक्स बेनिफिट्स है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सारे क्या है? टैक्स बेनिफिट्स। तो एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस क्या होते हैं? ये टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पेयर को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर कोई भी बंदा, कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी एसएससी
अगर अपने इनकम टैक्स को पे करने के टाइम पे जब अपनी इनकम को कैलकुलेट करता है और इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे वो इन सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को यूज करता है, किस लिए यूज करता है? अपने टैक्स को कम करने के लिए। तो इसे बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसे? टैक्स प्लानिंग। देखिए बहुत ही आसान सी बात है, हर बंदा हर पर्सन क्या चाहता है? अपने टैक्स को कम करना चाहता है। हर एक इंसान ये सोचता है कि मुझे कम टैक्स पे करना पड़े गवर्नमेंट को, राइट? हर कोई यही चाहता है ना कि सरकार को हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो हर कोई ये चाहता है सरकार को कम टैक्स पे करना पड़े, लेकिन कम टैक्स पे करने के लिए आप कौन से रास्ते को चुनते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करना चाहते हो और इसके लिए आप क्या करते हो? कम टैक्स पे करने के लिए आप इनकम टैक्स द्वारा दिए गए एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट लेते हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग करने से आपकी टैक्स की अमाउंट कम हो जाती है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये बहुत ही प्रॉपर मेथड है, लीगल मेथड है, क्योंकि सरकार आपको जो टैक्स बेनिफिट दे रही है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, और टैक्स बेनिफिट का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो। तो टैक्स प्लानिंग क्या है? इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। इट मींस रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है टैक्स प्लानिंग का मतलब, ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा। मैंने बहुत ही ब्रीफ में ये हैंड रिटन नोट बनाया है, ठीक है? आपको पूरा का पूरा 1 या 2 लाइन के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। टैक्स प्लानिंग का मतलब इट इज अ वे, इट इज अ वे, क्या चीज का वे है ये? टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज। इट इज अ वे टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। यानी कि सरकार द्वारा दिए गए या इनकम टैक्स एक्ट द्वारा दिए गए एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की बेनिफिट को लेना और इसके हेल्प से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना, इसे ही हम लोग बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? टैक्स प्लानिंग। बहुत ही आसान है, समझ आ गया आप लोगों को? अब इसी तरीके से एक और टर्म आप लोग यहां पर सुनोगे, टैक्स इवेजन। क्या है ये? टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या है? इवेजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इलीगली अवॉइड करना। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं टैक्स की चोरी, कर चोरी। मतलब समझ में आ रहा है? एक तरीके से आप इसको क्या कर रहे हो? एस्केप कर रहे हो, यू आर एस्केपिंग टैक्स, है ना? तो इवेजन का मतलब आप गलत तरीके से आप टैक्स को बचाना चाह रहे हो। देखिए टैक्स तो हर कोई बचाना चाहता है, हर इंसान चाहता है मुझे गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़े, लेकिन कम टैक्स देने के लिए, टैक्स बचाने के लिए आप सही रास्ता चुनते हो या गलत रास्ता चुनते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप सही तरीके से गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टैक्स बेनिफिट्स का इस्तेमाल करते हो, यानी कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का इस्तेमाल करते हो, और इसके बाद आप अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो, तब तो ये लीगल है, इसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से, गलत तरीके से अपनी टैक्स को बचाने की कोशिश करते हो, तो फिर इसे क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। जैसे कि आप अपने इनकम को कम दिखा रहे हो, आप कमा तो रहे हो साल का 25 लाख रुपया, लेकिन आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हो साल का सिर्फ 5 लाख रुपया, है ना? तो ये तो गलत है भाई। तो इस तरीके से जब आप कुछ गलत काम करोगे, इलीगल तरीके से अपनी टैक्स को कम करने की कोशिश करोगे, तो इसे बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है? आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इलीगल वे। सबसे पहले क्या लिख दिया है? इट इज एन इलीगल वे, ये गैर कानूनी है। इट इज एन इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय क्या? बाय सप्रेसिंग इनकम और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस। या तो आपने अपने इनकम को कम दिखाया, अपने इनकम को छुपा दिया, सप्रेस कर लिया, या फिर आपने अपने खर्चों को हद से ज्यादा बढ़ाकर दिखाया, है ना? अगर खर्चे बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली आपका इनकम क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा। तो या तो आप अपने इनकम को ही कम दिखाते हो, इनकम को कम शो करते हो, या फिर अगर इनकम आप कम नहीं शो कर रहे हो तो आप अपने खर्चे को दिखा देते हो बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि फेक एक्सपेंसेस आप दिखा रहे हो। ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही इलीगल है। और अगर आप ऐसा करते हो अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन, ठीक है? चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म यहां पर फिर से आएगा, टैक्स अवॉइडेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस? देखिए अवॉइड करने का मतलब क्या होता है? अवॉइड करने का मतलब क्या है? अवॉइड करने का मतलब है कि किसी भी चीज से बचना, है ना? किसी भी चीज से बचना। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर पर्सन चाहता है, हर टैक्स पेयर चाहता है, हर एसएससी चाहता है कि गवर्नमेंट को उससे टैक्स कम देना पड़े, है ना? लेकिन इसके लिए वो जो रास्ते चुनता है ना, वो अलग अलग होते हैं। कोई बहुत ही सही तरीके से ये काम करता है, कोई गलत तरीके से करता है।
और कोई बहुत चतुराई से करता है। तो जो पर्सन सही तरीके से टैक्स बचाता है इसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, यानी कि वो एग्जेम्पशन और डिडक्शन की मदद ले रहा है ना, तो वो सही तरीके से टैक्स बचा रहा है। जो पर्सन गलत तरीके से टैक्स बचा रहा है इसका मतलब है टैक्स इवेजन, इनकम को कम दिखाना, खर्चे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, यह है टैक्स इवेजन। और तीसरा क्या तरीका है? तीसरा तरीका है चतुराई करना। चतुराई का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन बहुत ही श्रूड माइंडेड है, बहुत ही कनिंग माइंडेड है, वो क्या करेगा? वो देखेगा ना कि इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजन में क्या क्या गड़बड़ी है, क्या क्या लूपहोल्स है। हर चीज में लूपहोल होता है कि नहीं? हर एक चीज में क्या होता है? लूपहोल होता है। तो लूपहोल्स का इस्तेमाल कर लेना। जब आप किसी के कमजोरी का फायदा उठाते हो ना, तो यही है चतुराई, है ना। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, आपको इमोशनली फूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में जब आप लिख रहे होगे, तो आपके बगल में कोई फ्रेंड है, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, और जब आप उसे नहीं बताओगे तो फिर वो क्या बोलेगा? अच्छा, नहीं बता रहा है, यही तेरी दोस्ती है? अच्छा, इतनी पुरानी दोस्ती का यही सिला दिया तू मुझे, है ना। वो अब आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे एग्जाम में आपसे हेल्प चाहिए और आप अपने खुद के कॉपी को लिखने में एकदम व्यस्त हो। तो अब वो आपको क्या कर रहा है? वो अपने दिमाग से, अपने चतुराई से वो आपको मेंटली इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है? और ये काम जो जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड कई बार इमोशनली ब्लैकमेल करती है, कई बार लड़के भी ऐसा करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है कि इमोशंस काफी ज्यादा होते हैं, अटैचमेंट काफी ज्यादा होता है, तो इमोशनल इफेक्ट और इमोशनल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये सब चतुराई के तरीके हैं, चतुराई के तरीके हैं। जब है ना, जब देखना और ऐसा हर कोई करता है कभी ना कभी, बच्चे भी करते हैं, है ना। जब बच्चे को अपने डैड से कुछ चाहिए होता है, तो अचानक से वो जाएंगे पापा के पास, बैठेंगे, एकदम पैर वैर दबाने लगेंगे, और पापा बताइए कैसा कि आपका कोई काम कर दूं। पापा घर पे कुछ काम करें, उनको पानी लाकर दे देंगे, उनको चाय लाकर दे देंगे। पापा खुद ही समझ जाते हैं जरूर कुछ बात है, आज ये इतना सेवा क्यों कर रहा है भाई, आज इतना अचानक से खातिरदारी कैसे करने लग गया, है ना। तो पापा बोलते हैं सीधा, बता बेटा क्या बात है। तो पापा तो पापा हैं, वो तो समझ जाएंगे, है ना, कि आज अचानक से बेटा इतना ख्याल क्यों कर रहा है। तो फिर आप बोलोगे पापा वो ना मेरा पुराना फोन काफी खराब हो गया, मेरे को ना नया आईफोन का नया लेटेस्ट मॉडल आया, आप ना प्लीज मेरे को दिला दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, मेरे पास नहीं है ना, मैं अभी भी एंड्रॉयड फोन यूज कर रहा हूँ। तो सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी अपने फायदे के लिए, अपने जरूरत के लिए मम्मी को, पापा को कभी कभी क्या करते हैं, चतुराई से अपना काम निकलवाते हैं। ये चतुराई हर इंसान अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी लाइफ में करता है। इसी तरीके से अगर कोई एसएससी या कोई टैक्स पेयर यही चतुराई दिखाता है, उसे पता है कि अगर इलीगल तरीके से क्या करेंगे, अगर हम लोग टैक्स को बचाएंगे, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, तब तो गलत है ना, ये तो गलत है। इसके अगेंस्ट में बाद में लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, बहुत सारी चीजें हो सकती है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो करना नहीं है। इसके अलावा जो टैक्स प्लानिंग है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उससे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हुआ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या फ्लॉज है। फ्लॉज मतलब क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है। देखो हर एक इंसान की जैसे कमजोरी होती है ना, इसी तरीके से लॉ के अंदर भी लूपहोल्स होते हैं। जो भी इंसान लॉ मेकर है, जो लॉ को ड्राफ्ट कर रहा है, लीगल प्रोविजंस जो बना रहा है, बनाते समय भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है, या कुछ उसके फ्लॉज या कुछ लूपहोल्स वहां पर मिस हो जाते हैं। तो जो स्मार्ट बंदा होता है, जो एकदम से कनिंग माइंडेड, श्रूड माइंडेड होता है, वो क्या करता है, वो इनकम टैक्स एक्ट के लीगल प्रोविजन को ना एकदम ध्यान से पढ़ता है, समझता है, उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, और उसके अंदर वो क्या ढूंढता है, शॉर्टकमिंग्स और फ्लॉज ढूंढता है। और अगर उसे कोई भी ऐसा लूप होल मिल गया जिसके वजह से, उसके एडवांटेज से आप अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो, तो फिर वो क्या करता है, उस लूप होल का वो फायदा ले लेता है ना, उस लूप होल का वो फायदा ले लेता है। इस चीज के मामले में हमारे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो फाउंडर थे, धीरू भाई अंबानी, वो बहुत ही फेमस थे। अपने समय में वो टैक्स अवॉइडेंस में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही माहिर थे। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, जानोगे, तो आपको पता चलेगा। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था, तो कई सालों तक उसने 1 रुपया भी सरकार को टैक्स पे नहीं किया।
अपने बिजनेस के इनिशियल स्टेज में कई सालों तक लगातार उसने गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं किया। हालांकि बिजनेस अच्छी चल रही थी, अच्छी खासी कमाई हो रही थी, बिजनेस का ग्रोथ हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, एम्प्लॉइज बढ़ रहे थे, टर्नओवर बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही थी। लेकिन फिर भी जब इनकम टैक्स पे करने की बारी आती थी तो वो टैक्स वो बिल्कुल नहीं पे करते थे। और क्योंकि वो बहुत ही चतुर इंसान थे, बहुत ही दिमाग था, वो इनकम टैक्स एक्ट के लीगल प्रोविजन में ऐसे ऐसे लूप होल्स, ऐसे ऐसे शॉर्टकमिंग्स वो ढूंढ कर निकालते थे, जिनका एडवांटेज लेकर वो क्या करते थे, अपने टैक्स लायबिलिटी को एस्केप कर जाते थे, यानी कि टैक्स अवॉइडेंस कर जाते थे। और जिसके वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी काफी परेशान हो गए थे उनसे, और हर साल उनके वजह से पार्लियामेंट में इनकम टैक्स लॉज के अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स आते थे। आपको पता है धीरू भाई अंबानी जी के टैक्स अवॉइडेंस के वजह से हर साल पार्लियामेंट को ना अमेंडमेंट लाना पड़ता था। फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो नए नए प्रोविजंस को अमेंड करते रहते थे, बदलते रहते थे, सो दैट कि उनसे टैक्स लिया जा सके। वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसी कमजोरी ढूंढ कर निकालते थे, ऐसे कोई शॉर्टकमिंग ढूंढ के निकालते थे, जिनके वजह से गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को लॉ को ही अमेंड कर देना पड़ता था। आप सोचिए, तो ऐसे बहुत सारे चतुर लोग होते हैं जो टैक्स की अवॉइडेंस करते हैं। ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। ये भी एक टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने का ही एक जरिया है। It is an act of reducing tax liability by taking the advantages of loopholes, by taking the advantages of loopholes in the tax laws. टैक्स लॉ के अंदर जो कमी रह गई है, जो लूप होल रह गई है, उसका फायदा उठाते हुए अगर आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हो तो इसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा हुआ है, इट्स लाइक बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। इट्स लाइक बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। यानी आप क्या कर रहे हो, आप कानून को तोड़ नहीं रहे हो, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ के टेढ़ा जरूर कर दे रहे हो, है ना। आपने कानून के ही प्रोविजन से, लीगल लॉ के ही प्रोविजन से आपने क्या किया, कुछ कमी को निकाला और उस कमी का फायदा उठाते हुए आपने टैक्स की बचत कर ली, आपने टैक्स को अवॉइड कर दिया। तो यानी कि आप एक तरीके से इलीगल भी नहीं हो आपने, क्योंकि कुछ इलीगल तो किया नहीं है, आपने टैक्स भी बचा लिया और आप इलीगल रास्ते पे भी नहीं चले। तो ये जो स्मार्टनेस है ना, इसी को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इट्स लाइक बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। समझ में आ रहा है? आप भी इस कोड को चाहो तो यूज कर सकते हो एग्जाम में। इसके बाद एक और लास्ट टर्म आता है, इसे बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्स मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, हम लोगों ने स्कूल में कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। मैनेजमेंट आखिर है क्या? मैनेजमेंट कोई वन टाइम एक्टिविटी है या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है? आप मुझे बताइए। मैनेजमेंट ये जो टर्म है, इसके बारे में हमने अपने स्कूल में भी पढ़ा है। मैनेजमेंट क्या है? ये कोई वन टाइम एक्टिविटी है या ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है? बिजनेस में क्या मैनेजमेंट एक बार करना पड़ता है या लगातार मैनेजमेंट करते रहना पड़ता है? आप बताइए। हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट कोई वन टाइम टास्क नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब ये लगातार किया जाने वाला काम है, ये एक प्रोसेस है। तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप टैक्स के लिए शुरू से ही तैयार हो, आप जानते हो कि मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं इनकम अर्न करता हूं अलग अलग सोर्सेस से, और हर साल सरकार मुझसे टैक्स मांगेगी, है ना। आपको ऑलरेडी ये पता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप एक टैक्स पेयर हो, आप इनकम कमाते हो, कई जरिए से आप इनकम कमाते हो, अलग अलग सोर्सेस से आप इनकम कमाते हो, सरकार आपसे हर साल टैक्स मांगेगी मांगेगी। तो जब आपको पता ही है कि हर साल मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो क्यों ना पहले से ही मैं अवेयर रहूं, क्यों ना मैं पहले से ही कुछ तैयारी करके रखूं, कुछ इस तरीके से मैं तैयार रहूं कि मुझे सरकार को कम टैक्स देना पड़े, है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना, जो आप देखोगे हर दिन वो अम्ब्रेला कैरी करते हैं, बारिश हो या ना हो वो अम्ब्रेला कैरी करते हैं। रेनी सीजन आया, बरसात का मौसम आया, और वो हमेशा अपने बैग में अम्ब्रेला रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। हो सकता है अभी आप घर से निकल रहे हो, आपको लग रहा है आसमान बिल्कुल साफ है, बादल एकदम भी नहीं है, धूप दिख रही है आपको, है ना, लग रहा है बारिश होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे, हो सकता है कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद अचानक से बादल घिर आएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी।
तो अगर आपने पहले से ही कोई प्रिकॉशन लेके नहीं रखा, अगर आप पहले से तैयार नहीं हो, तो आप भीग सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश अचानक से हो सकती है, क्यों रिस्क लेना, तो ये सोचकर आपने पहले से ही अपने बैग में रेनकोट या अम्ब्रेला रख लिया। भले ही मौसम साफ है, लेकिन फिर भी आपने घर से निकलने के टाइम पे रेनकोट या अम्ब्रेला रख लिया, तो इससे क्या होगा, आपके मन में डर खत्म। बारिश होगी या नहीं होगी इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बारिश हो भी गई तो भी आपको टेंशन नहीं है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना प्रोटेक्शन ले लिया है। अम्ब्रेला या रेनकोट आपने ऑलरेडी अपने पास रख लिया है। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो पहले से हम लोग प्री प्लानिंग करके चलते हैं और आने वाले चीज के लिए पहले से तैयार रहते हैं, यही तो मैनेजमेंट है। डेली लाइफ में भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग मैनेज करते हैं, कई सारी चीजों को हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मैनेज करते हैं। इसी तरीके से टैक्स की भी मैनेजमेंट होती है, टैक्स की भी मैनेजमेंट होती है। आपको पता है आपके कई सारे बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेस से आपको कुछ ना कुछ इनकम होती है, आपकी कुछ हाउस प्रॉपर्टीज भी है, वहां से भी कुछ इनकम होती है, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, वहां से भी आप कुछ कमाते हो, आपके कई सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है। जब आपको पता है आप कमाते हो कई सारे सोर्सेज से, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले से ही मैं कुछ ऐसे रास्ते अपना कर चलूं जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। बहुत सारे ऐसे टैक्स बेनिफिट्स के ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। जैसे अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखी है, मेडिक्लेम करवा रखा है, या आपने कोई LIC करा रखी है, या फिर आपने हाउस लोन ले रखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है, डिडक्शंस मिलते हैं। कई सारे ऐसे सोर्सेज है जहां पर आप पैसे लगाते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है ना। जैसे कि NSC का आपने सर्टिफिकेट ले लिया, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जब आप टैक्स के लॉज में, अभी तो एकदम फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर है, ये सभी के ऊपर काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले चैप्टर में, ठीक है। तो कई सारे ऐसे एरियाज है जहां पर अगर आप पहले से सोच समझ के तैयारी करके अगर आप चलोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये काम अचानक से लास्ट मोमेंट पे नहीं करना, ये काम आपको क्या करना है, ये काम आपको शुरू से करना है, ये आपको हर दिन एक प्लान करके चलना है, ठीक है। तो टैक्स मैनेजमेंट कोई वन टाइम टास्क या कोई वन डे टास्क नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। पहले से एक प्री प्लान होकर चलना, अवेयर होकर चलना और अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए पहले से तैयारी रखना, इसी को बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। चलिए क्या लिखा है एक बार देखिए। सबसे पहले तो टैक्स मैनेजमेंट में लिखा है इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टैक्स मैनेजमेंट क्या है भाई, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच एसएससी फॉलोज एंड इंप्लीमेंट्स द लीगल प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जिसके जरिए जो एसएससी है यानी कि जो टैक्स पेयर है वो फॉलो और इंप्लीमेंट करता है लीगल प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉ, यानी इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजन है उसको वो फॉलो करता है और इंप्लीमेंट करता है। किस लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड पेनाल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। कुछ भी गलत अगर आप कर देते हो, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी आप कर देते हो, जाने अनजाने कोई भी जो लीगल प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट की वो जाने अनजाने अगर वायलेट हो जाती है, तो लीगल प्रोविजन के वायलेशन की वजह से कभी कभी इनकम टैक्स एक्ट वाले आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकते हैं, पेनाल्टी लगा सकते हैं, कभी कभी सीवियर केसेस में प्रोसिक्यूशन तक हो सकता है, मतलब यू कैन बी सेंट बिहाइंड द बार्स, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें ना हो, जाने अनजाने कोई गलती ना हो जाए, जाने अनजाने कुछ गड़बड़ ना कर बैठे, कुछ ऐसा लीगल प्रोविजन मेरे से जाने अनजाने वायलेट ना हो जाए, तो इसके लिए पहले से आप अवेयर होकर चलते हो, संभल के चलते हो, अपनी तैयारी आगे से ही पहले से ही करके रखते हो, और इनकम टैक्स के जितने भी लीगल प्रोविजंस है उन सभी को स्टार्टिंग से ही आप फॉलो करते हो और इंप्लीमेंट करते हो। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। इट इज नॉट अ वन टाइम टास्क, ये क्या है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ा टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद दो और छोटे छोटे से टर्म्स हैं। ये जो टर्म्स है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है उन स्टडी नोट्स में ना ये 2 पॉइंट मिस हो गए, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये 2 नोट्स आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लो, ठीक है।
तो ये दो नोट क्या है, पैन और टैन। पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, इसके बारे में अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 मार्क का, या फिर कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी दे सकते हैं। तो पैन का मतलब तो हम सभी जानते हैं, पैन का मतलब क्या होता है, जैसे है ना पैन कार्ड हम लोग सुनते हैं, आजकल तो हर किसी के पास पैन कार्ड है, आपके पेरेंट्स के पास भी होगा, मे बी आपने भी बना रखा होगा, है ना। तो पैन क्या है, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और आप देखिए ये क्या है, ये एक 10 डिजिट का कैसा नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ABCD ऐसे करके कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, है ना। तो जब अल्फाबेट्स और नंबर को मिक्स करके, अल्फाबेट्स और नंबर को मिक्स करके कोई नया नंबर बनाया जाता है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, तो इनको अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक number issued in the form of a laminated card by the income tax department। ये पैन आपको एक लैमिनेटेड कार्ड के फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है टू अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर इट, जो भी अप्लाई करता है उसे। ठीक है, तो बेसिकली पैन क्या है बताइए, पैन एक अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट नंबर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको देते हैं, किस तरीके से, एक लैमिनेटेड कार्ड के फॉर्म में, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तब। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पैन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट द लिंकिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, असेसमेंट, टैक्स डिमांड एटसेट्रा रिलेटिंग टू एन एसएससी। आखिर ये पैन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, देखिए हम सभी लोगों के पास एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, है ना। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड्स होती हैं, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके पास कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड होगी, है ना। आप जब स्कूल में थे तो आपके पास स्कूल की भी आईडी कार्ड थी। जब हम लोग किसी भी फॉर्मल प्लेस में या किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को जब फिलअप करते हैं या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जब हम लोग फिलअप करते हैं तो वहां पर भी हमसे आईडी कार्ड मांगा जाता है। जैसे अगर आप कोई मोबाइल का सिम कार्ड भी लेते हो तो उसके लिए आपको आई कार्ड मांगा जाता है। हम लोग क्या देते हैं वहां पर, आधार कार्ड देते हैं। आधार कार्ड एक ऐसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड है जो हमारे पूरे देश में, भारतवर्ष में चलता है। अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे, अब्रॉड में जाओगे, तो फिर क्या होगा, तब आपको वहां पर एक इंटरनेशनल आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि पासपोर्ट होती है। तो इंडिया के बाहर आप पासपोर्ट को यूज करते हो एज एन आईडी कार्ड, वो आपकी आइडेंटिटी बताती है ना। तो जैसे अलग अलग जगह के लिए हमें पहचान पत्र देने पड़ते हैं। हमारे कॉलेज की आईडी कार्ड होती है, स्कूल की आईडी कार्ड होती है, किसी भी फॉर्मल प्लेस के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, हमें एक इंडियन आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क्या, आधार कार्ड। इंटरनेशनल आईडी कार्ड हमें अब्रॉड में जरूरत पड़ती है, जैसे कि पासपोर्ट। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी तो आपकी एक पहचान होनी चाहिए ना। इनकम टैक्स एक्ट में आपको कैसे पहचाना जाएगा, इसके लिए ना आपके नाम के साथ एक नंबर अटैच कर दिया जाता है। आपके नाम के साथ एक नंबर अटैच कर दिया जाता है। आपको पता है जब कोई भी पर्सन जब जेल जाता है तो जो जेल का कैदी होता है ना, जो प्रिजनर होता है, उसे उसके नाम से नहीं बुलाया जाता। उसके ड्रेस के ऊपर ना एक नंबर होता है, कैदी नंबर। तो हर एक प्रिजनर को, हर एक कैदी को उसके नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि इतने सारे कैदी हैं एक जेल में। अब सबका नाम कौन याद रखेगा, एक नाम के कई लोग भी हो सकते हैं, है ना, एक नाम के कई लोग भी हो सकते हैं, तो उतना नाम किसी का याद नहीं रखा जाता। तो हर एक प्रिजनर को उसके नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, कैदी नंबर 420, कैदी नंबर 250, कुछ भी, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हर एक प्रिजनर को क्या किया जाता है, उसको एक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरीके से इंटरनेट के दुनिया में आपकी पहचान क्या होती है, आपको पता है। इंटरनेट के वर्ल्ड में आपकी पहचान क्या होती है, आपकी ईमेल एड्रेस। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या फिर किसी एप्लीकेशन को अपने फोन पे डाउनलोड करते हो, आपसे लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी मांगी जाती है। और जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपका एक कंफर्मेशन मेल आपके ईमेल में आ जाता है या फिर ओटीपी वगैरह आ जाती है। तो इंटरनेट के दुनिया में
आपको कैसे पहचाना जाता है? आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू। आपका जो ईमेल एड्रेस होता है ना, यही समझ लीजिए आपकी पहचान है, आपकी यूजर आईडी है इंटरनेट की दुनिया में। जेल में आपका एक कैदी नंबर। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इतने सारे लोग रजिस्टर हैं, इतने सारे हजारों लाखों लोग आज इनकम टैक्स एक्ट में अपने पैन की एप्लीकेशन करते हैं। बहुत सारे लाखों लोग आईटी रिटर्न फाइल करते हैं। कई सारे लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। तो जो डिपार्टमेंट है ना, वो इतने सारे यूजर्स को, इतने सारे एसएससी को, इतने सारे टैक्स पेयर्स को उनके नाम या किसी अदर तरीके से एक्नॉलेज नहीं करता या आइडेंटिफाई नहीं करता। सभी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया? एक स्पेसिफिक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसे बोलते हैं पैन। ये जो पैन है ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और यही आपकी पहचान है। इसी से आपको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यानी ये पैन बेसिकली क्या है? इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको इसी नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, इसी नंबर से ट्रेस करेंगे। आप जब रिटर्न भी फाइल करते हो तो आपको इसी नंबर से करना पड़ता है। आज के टाइम पे हर एक पर्सन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है और एज एन आईडी कार्ड, एक लीगल आईडी कार्ड की तरह भी इसे यूज किया जाता है ना। तो पैन कार्ड क्या है? एक लीगल आईडी कार्ड है जो इनकम टैक्स वाले आपको इशू करते हैं एज अ लैमिनेटेड कार्ड। और ये एक तरीके से आप समझिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में ये आपकी पहचान पत्र है और ये जो नंबर है, ये नंबर से ही आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए, पैन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट द लिंकिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। हम लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करते हैं आईटी रिटर्न के टाइम पे, अगर हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मांगते हैं। फिर टैक्स की पेमेंट करनी है या असेसमेंट करनी है या टैक्स की डिमांड है, ये सारी की सारी चीजों में आपको पैन नंबर पुट करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हमें पैन के थ्रू फैसिलिटेट की जाती है। तो पैन के बारे में इतना आप लिखोगे, ये सफिशिएंट है आपके डेफिनेशन या छोटे से शॉर्ट नोट के लिए। चलिए, इसी तरीके से एक और टर्म है टैन। जैसे पैन होता है वैसे क्या होता है टैन? इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं या फिर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट में टैन बोला जाता है। ये क्या है? एकदम से ना पैन की तरह ही होता है। इसका जो डेफिनेशन या मीनिंग है ना, वो भी काफी हद तक आपको पैन की तरह ही लगेगा। ये भी एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ही इशू करते हैं। ये भी एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? ये तो बिल्कुल पैन जैसा लग रहा है। आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल पैन जैसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, पैन जैसा नहीं है, इसका पर्पस अलग है। ये किस काम में आता है? देखो, टैन इज टू बी obtained, tan is to be obtained by all persons who are responsible for deducting tax at source or who are responsible to collect tax at source। तो यहां पर आप देखोगे ना, दो फ्रेजेस दिए गए हैं, एक है टीडीएस और एक है टीसीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसका असली मतलब क्या होता है? कई सारी ऐसी पेमेंट्स होती है जो अगर आप करते हो तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ना, जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के टाइम पे आपको कुछ टैक्स डिडक्ट कर लेना पड़ता है और टैक्स डिडक्ट करके फिर बैलेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसी तरीके से कभी कभी अगर आप कोई अमाउंट कलेक्ट करते हो ना, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड इनकम्स है या कुछ ऐसे रिसीट्स हैं, जब आप कलेक्ट करोगे तो कलेक्ट करने के टाइम पे आपको अलग से टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये क्या है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या क्या है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स? ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, अभी के सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। और ये जो चैप्टर, ये तो एकदम फर्स्ट बेसिक सा चैप्टर है। इस टॉपिक को हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर की, किस तरीके से असेसमेंट होती है, वहां पर ये सारे टर्म्स आते हैं। इन टर्म्स से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। टीडीएस और टीसीएस के बारे में एक छोटा सा अलग चैप्टर भी होता है जहां पर हम लोग टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस को पढ़ते हैं। फिलहाल ये बहुत ही अर्ली स्टेज है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं।
बस मैंने आपको ये बता दिया कि टीडीएस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के टाइम पे टैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं, और टीसीएस का मतलब इनकम चार्ज करने के टाइम पे, कलेक्ट करने के टाइम पे हम लोग टैक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टीडीएस और टीसीएस फिलहाल इस स्टेज पे आप इसको बस नाम जान के रखो और समझ के चलो कि टीडीएस और टीसीएस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टैन अप्लाई करना पड़ता है। जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है या फिर जो भी पर्सन टीसीएस कलेक्ट करता है उसके पास टैन होना चाहिए। जो भी पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है या फिर जो भी पर्सन टीसीएस कलेक्ट करता है उसके पास क्या होना चाहिए, टैन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके छोटे से डेफिनेशन और शॉर्ट नोट के लिए ये सफिशिएंट है। आपने आई होप इसे नोट डाउन कर लिया होगा, ये आपके नोट्स में नहीं है, आप प्लीज इसे वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। और इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर भी एंड हो जाएगा और ये चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, उसको भी आज हम लोग इसी टॉपिक के साथ और आज के लेक्चर के साथ एंड करेंगे। लेकिन एंड करने के पहले मैं आपको हर क्लास की तरह एक बार नोट्स भी दिखा देता हूं। जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपके नोट्स में भी ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। ये नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पिछले क्लास में मैंने यहां तक आपको पढ़ाया था, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, है ना, मैंने आपको बोला था आप गो थ्रू कर लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। आज के क्लास को हमने स्टार्ट किया यहां से, हेड्स ऑफ इनकम से। हेड्स ऑफ इनकम, तो हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी इनकम हम लोग अर्न करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसे 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। वो 5 हेड्स क्या है आप देखो, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इसके बारे में और भी कुछ बातें नीचे लिखी गई हैं, आप खुद से पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, नोट्स में मैंने ना काफी ब्रीफ करके आपके जो बुक्स हैं, जो मार्केट में जो बुक्स बिकते हैं, जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखे हैं, वो काफी ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सुपर डिटेल में दिए गए हैं, बेयर एक्ट के लैंग्वेज में दिए गए हैं। मैंने अपने इस नोट्स में ट्राई किया है कि एकदम से क्रिस्प और टू द पॉइंट आपको मैं हर एक टॉपिक को प्रोवाइड कर सकूं। हालांकि ये नोट्स भी डेफिनेटली मैंने मार्केट में अवेलेबल जो रिनाउंड ऑथर्स है और उनके बुक्स है उनसे ही मैंने यहाँ पर लिया है। कुछ मैंने जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है लाइक सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट, उनके वेबसाइट से, पोर्टल से मैंने डाउनलोड करके वहां से भी कुछ कंटेंट मैंने अपने नोट्स में डाला है। तो ये नोट्स कई सारे सोर्सेज से लेकर मैंने कंपाइल किया है, लेकिन हाँ मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ये ज्यादा बर्डन ना हो, जितना हो सके सिंपल और स्टूडेंट फ्रेंडली टर्म्स में हो। इसमें ज्यादा मैंने लीगल टर्म्स को या बहुत ही ज्यादा बेयर एक्ट के लैंग्वेज को मैंने फॉलो नहीं किया है। आप प्लीज हर एक लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, आप एक बार ना इस स्टडी नोट से आप एक बार सिंपल प्लेन गो थ्रू जरूर कर लेना, एक प्लेन रीडिंग जरूर दे देना। ठीक है, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने बनाया है, आप एक बार गो थ्रू जरूर करना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता दिया, हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं और सोर्सेज कई सारे हो सकते हैं ना। हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रॉस टोटल इनकम काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस टोटल इनकम मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये जो टेबल है ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रॉस टोटल इनकम को समझने के लिए। देखो ये टेबल में क्या दिख रहा है, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये टेबल किस चीज के है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। यानी हम लोग टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसी की फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, सैलरी की इनकम लिखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखते हैं, इसके बाद पीजीबीपी यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम लिखते हैं, फिर इसके बाद कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम लिखते हैं। सारे के सारे जो भी इनकम है 5 हेड्स के, वो सारे के सारे 5 हेड्स के इनकम को लिखने के बाद जो हमारे पास टोटल आती है, इस टोटल को क्या बोला जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोला जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में हम लोग माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। इसके बाद फाइनली हमें क्या मिल जाता है, टोटल इनकम। क्या मिल जाता है, टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। यहां पर इस फॉर्मेट को आप देखोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अर्नड इनकम एंड अनअर्नड इनकम। तो अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम में देखो मैंने यहां पर बताया है, अर्नड इनकम का मतलब क्या होता है, अनअर्नड इनकम का मतलब क्या होता है। अर्नड इनकम का मतलब क्या है,
अर्नड इनकम का मतलब अर्नड बाय अ पर्सन थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल लेबर एंड मेरिट, और इसका मतलब विदाउट एनी एक्सप्लिसिट एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लेबर और मेरिट। ठीक है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया हैंड रिटन नोट से बिल्कुल वही चीज है, और भी ज्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पर नोट्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार सेल्फ गो थ्रू कर लेना, आपको आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखो, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये तीनों ही मैंने आपको पढ़ा दिया। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ये तीनों का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो एक टेबल दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके सामने इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके सामने इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। क्या है इस टेबल में, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट। ये जो चार इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़े थे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट, इन चारों के बीच में ना एक सिंगल टेबल बनाकर दिया गया है कि इन चारों में क्या डिफरेंस है। इस टेबल के थ्रू आप एक साथ इन चारों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, एक सिंगल टेबल के अंदर आपको मिल जाएगा। अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग पॉइंट्स पे ये सारे के सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं, और इस एक डिफरेंस के माध्यम से हर एक टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको डेफिनेशन भी मिलेगा, फीचर्स भी मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट नोट बनाकर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया टैक्स प्लानिंग के बारे में, या फिर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन के बारे में, या फिर टैक्स मैनेजमेंट के बारे में, इन चारों में से किसी के बारे में अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया तो वो शॉर्ट नोट भी आप इन पॉइंटर्स के हेल्प से आप खुद से ही बना सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो। मीनिंग तो इसमें है ही, डेफिनेशन तो इसमें है ही, डिफरेंस भी अगर पूछा गया तो आप डिफरेंस भी इससे बना सकते हो, देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि इन चारों का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, किसी दो का आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, ऐसा भी हो सकता है, या टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी पूछा जाए, चाहे वो डिफरेंस हो, चाहे वो मीनिंग या डेफिनेशन हो, या फिर वो शॉर्ट नोट हो, ये टेबल आपको हेल्प करेगा इन चारों टर्म्स के बारे में एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे ये नोट्स भी एंड हो जाता है। इसके बाद मैंने जो आपको पैन और टैन के बारे में पढ़ाया था वो इस नोट्स में नहीं है, मैंने आपको बोला था कॉपी में नोट कर लेना। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और इसके साथ हमारे ये नोट्स भी एंड होता है और ये चैप्टर भी एंड होता है। जाने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नोट्स के एंड में जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारा नंबर है, दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या क्वेरी होती है, कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, स्टडी रिलेटेड किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मेरे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अपने नाम के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर किसी और चीज के लिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नॉलेज कैंपस की जो ऑफिशियल नंबर है वो है दिस इज द ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ नॉलेज कैंपस 7059103898। ये जो नंबर है ये कॉल पे भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारे ऑफिस में किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आज मैं अपने इस क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।